की जब जहां वी हैव टू फेस सम प्रॉब्लम, उस टाइप की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जो आपका केमिकल बॉन्डिंग दूंगा, इसके साथ कुछ एस ब्लॉक या जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि जब हमारे पास सोलिबिलिटी देखना हो, थर्मल स्टेबिलिटी चेक करना हो, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अलग अलग जगह, कई जगह डिफरेंट फैक्टर लगते हैं, तो एक टाइप के फैक्टर से सोल्व नहीं हो पाता है और गलत आंसर निकलते हैं, तो वो ट्राई करेंगे उस तरह का प्रॉब्लम हमारा रिमूव हो सके। बट मैं स्टार्ट करूंगा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से। जैसे सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैं बात करूंगा आईपी वैल्यू की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। आईपी वैल्यू में जनरली आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो आईपी वैल्यू आपको सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ध्यान रखना है। सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड हमारा स्टार्ट होता है लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। Similarly, you can see in third period sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon। तो आपको क्या रखना है, बस इन दो का जो सीक्वेंस है वो ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम हमारी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम पे बात करूंगा कैसे आएंगी, तो वो हमारी रिमूव हो जाएंगी। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जो बेरिलियम है वो अपने से एक प्लेस आगे आएगा। बेरिलियम का जो प्लेस होगा उससे एक आगे आएगा। सिमिलरली जो आपका यहाँ वो हाफ फील्ड फुल फील्ड रीजन है, उस लेवल पर तो आपको सबको आइडिया है, इसलिए बट आपको ऐसे याद रखना है। तो मतलब सीक्वेंस क्या याद रखना है कि लिथियम से ज्यादा बोरोन का, फिर बेरिलियम का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। इस तरफ आपको आईपी वैल्यू इंक्रीज करना है। बाकी सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस। यहां भी आप देखोगे तो आपको सबसे पहले वर्कआउट किस पर करना है आपको। अब इस पर करने के बाद आपके पास प्रॉब्लम जो आएंगी, जो आईपी वैल्यू का प्रॉब्लम है, उसमें हम बात करेंगे एग्जांपल जैसे बात करेंगे, तो आपको क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो और सबसे ज्यादा आईपी याद रख लो, हाईएस्ट आईपी जो होता है, मैक्सिमम आईपी हीलियम का होता है। मैक्सिमम आईपी हीलियम का है। तो इसमें आपको सपोज एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएगा वो ऐसे आएगा कि आपको एक ऑप्शन दे दिया 1s2 2s2 2p1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1s2 2s2 2p2 एंड थर्ड ऑप्शन दे दिया 1s2 2p2 2s2 2p5 और एक दे दिया आपको 1s2 2s2 सपोज 2p3। अब आपको क्या है कि इसमें से ये सिलेक्ट करना होता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है आईपी का, इनका जो ये है इनके अंदर करेक्ट आईपी का ऑर्डर क्या होता है। जनरली आप क्या करते हैं कि जनरली जो है आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोल्व करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शॉर्ट आउट मत करो। आप हमेशा क्या करो, रिकॉग्नाइज करो कि एलिमेंट कौन से वाला पीरियोडिक टेबल में, मतलब जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है उसका हेल्प लो, उसका यूज करो आप। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि आपने इसमें रिकॉग्नाइज कर लो कि हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी देखना है। सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी, देन यू नीड टू सिलेक्ट द एलिमेंट। सबसे पहले आप एलिमेंट सिलेक्ट करो। जैसे ये देखो 1s2 2s2 2p1 है, तो 2 2 4 और 1 5 5 का मतलब ये आपका एलिमेंट आ गया बोरोन। ऊपर वाला बस एक बार याद करना है आपको। यहां देखोगे 1s2 2s2 2p2 तो ये हो गया कार्बन। यहां देखोगे 5 6 7 8 9 मतलब हो गया फ्लोरीन। और यहां देखोगे 2 2 4 और 3 7 इसका मतलब बेटा हो गया नाइट्रोजन। अब आपको ये आगे बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। यहां आप ऑर्डर चेक कर लो, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन। तो आपका ऑर्डर आ जाएगा भाई बोरोन, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा
फ्लोरीन, तो आपका सिलेक्शन हो गया भाई, आपका आंसर आ गया। बोरोन वाला आपका फर्स्ट था, कार्बन वाला आपका सेकंड था, नाइट्रोजन वाला फोर्थ था, जैसा भी लिया आपने 1 2 3। तो मतलब ऐसी अगर आपके पास प्रॉब्लम आए तो ये ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा इससे मिस्टेक होने के चांस रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सिलेक्ट कर लो कि वो एलिमेंट क्या है। और एलिमेंट का बिकॉज डेटाबेस चीजें हैं, कोई भी एक कहीं डेटा फंस गया तो ये वहां दिक्कत आ जाती है। तो आप उसको पहले ये लर्न कर लो, ये लर्न करने के बाद इसका इस टाइप से प्रॉब्लम निकाल लो। तो वन टाइप का प्रॉब्लम तो बेटा आपका ये रहे, लेकिन अब मैं और प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम कैसा आता है, सपोज आपको यही स्पीसीज दे दी गई और आपसे पूछ लिया सेकंड आईपी का ऑर्डर बताओ। यहां दिक्कत आती है बच्चों, सेकंड आईपी का ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी जब केस आएगा तब हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो अगेन आपका कॉन्सेप्ट यही रहे बेटा कि आप पहले सेकंड आईपी निकालोगे तो कैसे सोल्व करोगे। सपोज मैंने एग्जाम में ये प्रॉब्लम दे दिया 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4. This question is given to you and आपको जो निकालना है वो इनका सेकंड आईपी ऑर्डर निकालना है। सेकंड आईपी इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना, फर्स्ट आईपी नहीं बेटा, सेकंड आईपी ऑर्डर निकालना है। तो सेकंड आईपी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं मना कर रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मत निकालो। क्या तरीका, वही जो अभी आपको मैंने बताया, सजेस्ट किया, उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। आप रिकॉग्नाइज कर लो कौन से एलिमेंट है। अब आपको सेकंड आईपी है तो एक पीछे वाला एलिमेंट एज्यूम कर लो उसको आप, और वहां से ऑर्डर निकाल लो। कैसे, अगर सेकंड आईपी है तो एक पीछे वाला एज्यूम करोगे, थर्ड आईपी है तो दो पीछे वाले एज्यूम करोगे। जैसे सपोज ये जो हमारे पास है 1s2 2s2 2p1, इसका मतलब 2 and 2 4 and 1 5, and 5 atomic number is 5, it means it is the boron, and this one is the 2 to 4 to 6 carbon, and this one 2 to 4 or 3 7 nitrogen, and this one 2 to 4 and 8, it means oxygen. then आप उसको लिख लो, 1 आपका बोरोन आया, 1 कार्बन आया, 1 नाइट्रोजन आया एंड 1 ऑक्सीजन आया आपके पास। अब आपको अगर फर्स्ट आईपी होता तो डायरेक्ट चेक करते इसमें, बट उसने हमें क्या बोला है, सेकंड आईपी। सेकंड आईपी होगा तो 1 एटॉमिक नंबर लेस वाला एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। बोरोन को आप 5 की बजाय 4 वाला लेके चलो, तो 4 एटॉमिक नंबर किसका होगा, देखो ये आपका बेरिलियम का हो जाएगा, इसको बेरिलियम एज्यूम कर लो। कार्बन 1 पीछे चले जाओ, बोरोन एज्यूम कर लो। नाइट्रोजन 1 पीछे चले जाओ, कार्बन एज्यूम कर लो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ऑक्सीजन में एक बैंक पीछे कौन है, नाइट्रोजन, तो इसको नाइट्रोजन कर लो। अब इनका आपको ऑर्डर देखना आता है, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में क्या ऑर्डर होगा भाई, बेरिलियम यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा बोरोन से फिर बेरिलियम फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन। ये जो होते हैं मेंटल एबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, सेकंड आईपी थर्ड आईपी। अब आप देख लो कि बोरोन किसको लिया था आपने, कार्बन को, और बेरिलियम किसको लिया था आपने, बोरोन को। कार्बन किसको लिया था, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन किसको लिया था, ऑक्सीजन को। ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो कार्बन वाला देखो आपका, कार्बन वाला सेकंड, उसके बाद देखो बोरोन वाला फर्स्ट, नाइट्रोजन वाला थर्ड एंड ऑक्सीजन वाला फोर्थ। तो अगर आपके पास कभी भी सेकंड आईपी पूछता है तो सेकंड आईपी इज द सम डिफिकल्ट टास्क। तो सेकंड आईपी जब भी डिस्कस करें आपसे तो सेकंड आईपी में आप एक एलिमेंट पीछे वाला एज्यूम कर लेंगे, जो निकालेंगे जो गिवन होगा। जैसे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन गिवन था, हमें एक पीछे वाला निकालना है, तो बोरोन को एक पीछे एज्यूम कर लिया बेरिलियम, कार्बन को बोरोन एज्यूम कर लिया, नाइट्रोजन को एक पीछे कार्बन कर लिया, ऑक्सीजन को एक पीछे नाइट्रोजन कर लिया। अब इनका जो ऑर्डर है, ये सीक्वेंस तो याद है आपको, इनका जो ऑर्डर है वो निकाल लो आप, वो निकालो, वही आपका आंसर आएगा। तो इसमें आपके चांसेस जो होंगे करेक्ट होने के काफी इंक्रीज हो जाएंगे चांसेस।
तो जब भी आपको करना है तो आईपी में सेकेंड आईपी वाली जब प्रॉब्लम आती है तो आप इस टाइप से शॉर्ट आउट करेंगे। बट मस्ट है कि आप पहले ये याद कर रहे हो, जनरली याद भी होता है। आईपी वालों में फिर भी हमें थोड़ा कम प्रॉब्लम आती है, हमें प्रॉब्लम आती है ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले। ऐसा ही मैं कुछ अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनायन बनाते हैं हम, तो यहां जहां जहां प्रॉब्लम आती है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले पार्ट में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन बेटा सेकंड और थर्ड पीरियड अच्छी तरीके से याद कर लो, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। सेकंड और थर्ड अगेन क्या था? सेकंड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और थर्ड जो आपके पास है वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन अपोजिट होते हैं, बच्चे बड़े उलझते रहते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने ये याद रखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा का मतलब है नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू, जिसकी नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। उल्टा चलेगा आईपी से, आईपी पॉजिटिव में ज्यादा तो ज्यादा होता है, या नेगेटिव में ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा पावर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव एनायन बनाने का फॉर्मेशन का जो होगा वो पावर ज्यादा होगा। और जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा इसका मतलब उसका पावर कम है, वो एनर्जी ले रहा है। पॉजिटिव मतलब एनर्जी ले रहा है, नेगेटिव मतलब एनर्जी निकल रही है। तो यहां देखो फर्स्ट वाले में पहले फर्स्ट ट्रेंड करना है आप। सबसे पहले फर्स्ट ट्रेंड के अंदर नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, सबसे कम अपने पीरियड में सबसे कम। उसके बाद जितने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आते हैं उनकी कम आती है। तो फ्लोरीन, ये नाइट्रोजन है, फिर एक्सेप्शन आएगा नाइट्रोजन और बेरिलियम। बेरिलियम पहले, फिर नाइट्रोजन और इन तीनों की पॉजिटिव वैल्यू होगी। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे ही पॉजिटिव होती है, मतलब वो एनायन बनाते ही नहीं है। लेकिन अब ऑर्डर क्या याद हो गया? देखो आपको अब ऑर्डर याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये याद कर लेना, प्रॉब्लम नहीं आएगा क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कभी भी आ गया अगर ये ऑर्डर याद कर लिया तो देखो सबसे कम किसकी हो गई? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखोगे तो नियोन का होगा, सबसे कम नियोन आ गया। यहाँ नियोन आ गया, यहां से हटके नियोन यहाँ आ गया। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन का, और 99 के आसपास होता है इसका प्लस में। और उसके बाद आता है बेटा बेरिलियम का, सेकंड नंबर बेरिलियम आएगा। बेरिलियम यहां से उठ के यहाँ आ जाएगा। बेरिलियम अप्रोक्सीमेट 66 होता है, 99 ये 66, 33 के सिंपल मल्टीपल में याद कर सकते हो आप, ये भी पॉजिटिव। और फिर आपका आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहां से हटके यहाँ आ जाएगा। नाइट्रोजन का 33 के आसपास, 31 होता है, 33 के आसपास कर सकते हो। इवन डेटा का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मतलब आपको सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद हो जानी चाहिए। सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा नियोन, ये सबसे कम नियोन, पॉजिटिव में वैल्यू कम, सबसे कम नियोन, मतलब इधर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज देख रहे हैं तो नियोन का सबसे कम, इसके बाद बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन और इन तीनों का पॉजिटिव। ऐसा आ जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस की पॉजिटिव है सेकंड पीरियड में। एल्कली में ये नोबल गैसेस की तो रहती ही है बेटा, पढ़ा होगा आपने, याद भी किया होगा। लेकिन इसके अलावा सेकंड पीरियड में बेरिलियम और नाइट्रोजन इन दोनों के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहता, इसलिए इसमें भी एनर्जी देनी पड़ती है। जहां भी पॉजिटिव आएगा एंडोथर्मिक, बाकी जो रह गए इनमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये सब एक्सोथर्मिक होंगे, इस सब में एनर्जी नेगेटिव में होगी। ये जो आपका पॉजिटिव है इसका मतलब एंडोथर्मिक। वी कैन सेपरेट बाय वन लाइन, इधर वाले पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव, बट you are supposed to learn this order of electron affinity of second period. Smallest neon, then beryllium, then nitrogen, then lithium, then boron, then carbon, then oxygen, then fluorine. सबसे ज्यादा सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की, सबसे कम नियोन। सिमिलर चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में भी ये देखो आर्गन, ये आपका ऑर्गन है,
आर्गन का सबसे कम, बिकॉज ये नोबल गैस है। तो आर्गन यहां से हटके यहां आ जाएगा आपका आर्गन। आर्गन एंडोथर्मिक प्रोसेस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एंडोथर्मिक आर्गन। उसके बाद जो आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहां से हटके यहां आ जाएगा, मैग्नीशियम इधर आ जाएगा मैग्नीशियम। और फास्फोरस, बट फास्फोरस की पॉजिटिव नहीं होती, पॉजिटिव यहां सिर्फ दो की है, इन दो का पॉजिटिव है, आर्गन का और मैग्नीशियम का पॉजिटिव है। फास्फोरस सिर्फ सिलिकॉन से पीछे आएगा, प्लेस तो जाएगा पीछे, लेकिन सिर्फ यहां से हटके यहां आ जाएगा फास्फोरस। तो यू कैन लर्न ओनली टू थिंग कि अगर सेकंड पीरियड में आपने देखना है तो सेकंड पीरियड में बेटा सबसे कम नियॉन, उससे ज्यादा बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर आपका लिथियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और इसमें से फर्स्ट थ्री वाले पॉजिटिव। बट अगर आप थर्ड में देखेंगे आप, तो थर्ड में देखो सोडियम मैग्नीशियम में आर्गन इधर आ गया, आर्गन ऑर्गन से ज्यादा मैग्नीशियम, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। सोडियम, देन एल्यूमिनियम, फास्फोरस, देन सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। तो आपको ये सीक्वेंस याद होगा, तो कैसा भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो पूछ लेगा तो आप उससे रिकॉग्नाइज कर लेना, इनमें से आएगा ज्यादातर। आप जितने भी क्वेश्चन उठा के देखोगे लास्ट ईयर में, तो इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट होगा और उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसने पूछा होगा, नंबर 1। नंबर 2 किस तरह का प्रॉब्लम आएगा बेटा इसमें, देखो इसमें ये पूछेगा कि भाई जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कैसे प्रोसेस है, तो वो मोस्ट ऑफ केसेस में एक्सोथर्मिक, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर एक्सोथर्मिक, लेकिन कुछ केसेस में एंडोथर्मिक, जिसमें जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो सारी आ जाएंगी। सेकंड पीरियड में बेरिलियम और नाइट्रोजन, और थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम आएगा ओनली, जिसकी पॉजिटिव होती है, मैग्नीशियम की पॉजिटिव होती है जिसकी। अब इसके अंदर हाँ ये भी क्लियर कर लेना कि बेरिलियम इसकी 66 है, इसकी 65 के आसपास है। तो अगर इन तीनों में अब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो बेरिलियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पूछ लिया, तो देखो जिसमें पॉजिटिव सबसे ज्यादा है बेरिलियम, तो बेरिलियम की मैग्नीशियम से ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेरिलियम का मैग्नीशियम से ज्यादा और मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। कई बार उलझाने वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो बेरिलियम का मैग्नीशियम से ज्यादा और मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से ज्यादा, क्योंकि डेटाबेस है, डेटा याद हो तो अच्छा है, लेकिन डेटा नहीं हमने तो ऐसे कर लिया है, तो ये ऑर्डर याद कर लेंगे तो काफी हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। और एक्चुअल जो रिलेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल नहीं हो सकते, ये टेम्परेचर डिसाइडिंग है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी AE, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और माइनस जो 5/2 RT डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलेशन ये है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब आप इनकी वैल्यू बोलते हो ना इक्वल और अपोजिट, कब होगी, वो तभी होगी इफ टेम्परेचर 0 केल्विन, इफ टेम्परेचर 0 केल्विन। अगर आप टेम्परेचर को 0 केल्विन कंसीडर कर दोगे आप, तो ये चीज 0 हो जाएगी, तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इक्वल आएगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में अपोजिट आएगी। इट मीन देयर इज ए mathematical some difference between the two terms, electron affinity and electron gain enthalpy. This is the exact relation between the electron affinity and electron gain enthalpy. Even आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक में नीचे लाइन के नीचे एक जगह ये रिलेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये रिलेशन रहेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी का भी आ जाए तो मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो, ये ध्यान रखना, डेटाबेस है। मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाए, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन की है, हीलियम की नहीं है बेटा, नियोन का मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाए, देन नियोन मिनिमम। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आ जाए तो मैक्सिमम, ये फ्लोरीन जो है क्लोरीन से नीचे आ जाता है, ऊपर से नीचे जाने सेकंड वालों का थर्ड से नीचे होता है रिपल्सन से, वो क्लोरीन का होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज जो होगी वो Cl नेगेटिव बनाने में होगी। Cl नेगेटिव बनाने में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और नेगेटिव बनाने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी जो पड़ती है वो नियोन में। तो नियोन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम। काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को प्लस माइनस के चक्कर में, तो
आप हटा दो, आप दो के ऑर्डर याद कर लो बस, उसमें ये ध्यान रख लो पॉजिटिव किसका है नेगेटिव किसका है, और ये दो ऑर्डर याद कर लो, जो भी क्वेश्चन आए उससे रिकॉग्नाइज कर लेना, रिकॉग्नाइज करके बता देना कि भाई ये इसका ऑर्डर आएगा। क्लियर बेटा, किसी को डाउट? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी डिस्कस किया है मैंने, काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे इसमें। इसके साथ वाला जो प्रॉब्लम आता है बेटा वो ये आता है, कई बार पॉजिटिव नेगेटिव दे देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज दे दी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव में। वो कैसे देखते हैं देखो, देखो सपोज मैंने आपको कोई एटम दे दिया, मैंने कह दिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, एक कह दिया एन और ओ पॉजिटिव में बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, और एक कह दिया एन नेगेटिव और या ओ नेगेटिव और एन ले लिया मैंने सपोज। तो ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर उतना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होगी पॉजिटिव वाली। और नेगेटिव में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कम होगी, मतलब वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव आयन, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ही कम होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कम, मतलब उसके अंदर जो आप ऐड करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर आपको देखो दोनों न्यूट्रल है या एक केस ऐसा भी आ सकता है बेटा, दोनों एक जैसे दे दो, एन पॉजिटिव ओ पॉजिटिव दोनों एक जैसे दे दो। अब कैसे सोल्व करोगे, अगर दोनों एक जैसे हैं जो ऑर्डर होगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी ऑक्सीजन की ज्यादा, एन और ओ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्पीसीज वाले की हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, एन प्लस ओ नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना होगा, नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन, ये हाईली एंडोथर्मिक होगा। अगर एन पॉजिटिव ओ नेगेटिव है तो जैसा ऑर्डर इनका आता है जब नॉर्मल होते हैं वैसा ही ऑर्डर इसके अंदर आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जैसा ऑर्डर इसमें देखेंगे वैसा ही इसके अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप एक जैसे चार्ज देखते हो तो वही दे दोगे जैसा आप इसके अंदर देखते हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये नेगेटिव वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा, नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कम। एक चीज और, ये क्वेश्चन काफी बार डिस्कस होता है, सपोज कोई स्पीसीज है एम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आईपी वैल्यू से रिलेट करते हैं बेटा कई बार। देखो किसी भी स्पीसीज में कुछ एनर्जी दी आपने, एनर्जी देने पे कैटायन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको उल्टा लिख देता हूं एम प्लस ई, एम प्लस ई, यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और किसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, एम स्पीसीज के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। यहां देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें से रिलीज हो रही है, एम पॉजिटिव में रिलीज हो रही है, लेकिन एनर्जी तो दोनों इक्वल होंगी वाली। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एब्जॉर्ब का मतलब ये आईपी वैल्यू है एम का, किसी भी एटम का आईपी वैल्यू उसी एटम के कैटायन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होता है। किसी का भी आईपी वैल्यू ऑफ मेटल इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एम पॉजिटिव आयन, उसके पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल होगा। ये गलत होगा बेटा ऐसा लिख दिया तो, आईपी ऑफ मेटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट मेटल, गलत हो जाएगा ये। किसी का भी आईपी वैल्यू किसी मेटल का उसके कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा, इधर कैटायन है
ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी के लिए बनेगा। तो अगर आपको किसी भी मेटल का आईपी वैल्यू देखना है तो उसी मेटल के कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू के इक्वल आएगा, ऐसे पॉइंट आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, correlation of electron affinity and IP. IP of metal is equal to electron affinity of metal. Wrong. Electron affinity IP of metal is greater than electron affinity of M positive ion. Wrong. Actual क्या होगा? Actual ये याद रखना क्योंकि इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व करेंगे हम। IP value of any species, neutral species equal to electron affinity of cationic species. उसके कैटायन के बराबर होगा आपका। क्लियर बेटा? यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक किसी का? यही क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। देन बेटा केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पॉइंट पर आते हैं हम। केमिकल बॉन्डिंग, इसमें पहला ही पॉइंट जहां प्रॉब्लम आती है वो होता है आपका ओवरलैपिंग एक्सटेंट। ओवरलैपिंग एक्सटेंट, आपसे ओवरलैप करा के और एक्सटेंट पूछा जाता है, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछी जाती है। कौन से वाले बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग बनेगी? इसमें बेटा दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। अगर आप प्योर ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, प्योर जैसे एस है, पी है, डी है, प्योर ऑर्बिटल, तो इसमें आपने याद रखना है जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर, जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर उतनी ज्यादा ओवरलैप, मतलब बेस्ट बॉन्ड बनेगा। और डायरेक्शनल नेचर जो होता है वो एस में नहीं होता, तो एस वाला सबसे कम, जैसे एस एस ओवरलैपिंग है, एस से बेस्ट होगी एस और पी, एस और पी से पी आ जाएंगे तो और बेस्ट हो जाएगी। और इससे भी बेस्ट अगर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं, क्योंकि उनमें एंगल बनता है, वो तो स्पेशल डायरेक्शन आती है हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले। तो अगर आपका प्योर ऑर्बिटल है, दिस इज सिंपल वन, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका प्योर ऑर्बिटल यूज होते हैं तो एस एस ऑर्बिटल से बेस्ट ओवरलैपिंग होगा एसपी, एसपी से बेस्ट हो जाएगा आपका पीपी ओवरलैपिंग, और इससे भी ज्यादा कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो। बट अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं तब आप एक्सटेंट कैसे निकालोगे? अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। साइज ऑफ ऑर्बिटल जितना छोटा होगा ओवरलैपिंग उतनी बेस्ट होगी, ध्यान देना इस पॉइंट पर। हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा होगा उतनी ओवरलैपिंग बेस्ट होगी। मतलब बेटा ऊपर से बिल्कुल अलग, यहां तो जितना एस कैरेक्टर कम होगा ओवरलैपिंग बेस्ट होगी, यहां पर आपका एस परसेंटेज, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ओवरलैपिंग होगी। इसलिए बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं, यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा, साइज ऑफ ऑर्बिटल जितना कम। साइज कैसे? देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपका sp3 है तो sp3 और sp3 ये सबसे बड़े साइज के ऑर्बिटल हैं अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें, क्योंकि ये जनरली ऑर्गेनिक में पूछे जाएंगे आप। sp3 एक ले लिया मैंने, sp3 sp2 एक, बच्चों हमने कर लिया sp2 एक ले लिया sp2sp और एक ले लिया sp अब देखो इसमें ये लार्ज होता है, sp3 लार्ज है, और जो आपने ये sp किया है ये स्मॉल है। तो जब आपका ओवरलैपिंग आता है उसमें हाइब्रिड यूज होते हैं
हाइब्रिड ऑर्बिटल में सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग ये होगी sp वाली, s कैरेक्टर 50% आ गया, देखो sp, जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतनी ओवरलैपिंग बेस्ट होगी। तो अगर आप ओवरलैपिंग एक्सटेंड करने जा रहे हैं और ओवरलैपिंग देखना है स्पेशली हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, देन यू कैन गो विद दिस कांसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट, साइज ऑफ ऑर्बिटल जितना स्मॉल होता जाएगा, ओवरलैपिंग एक्सटेंट विल बी इंक्रीज। जैसे आपका ये केस कहां देखे जाते हैं, कहां ऑब्जर्व करते हो इस टाइप वाले प्रॉब्लम? एज आई सेड, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक वाले कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, तब होता है ऐसा प्रॉब्लम। जैसे कार्बन कार्बन एल्केन में ले लो, कार्बन कार्बन एल्कीन में ले लो, और कार्बन कार्बन एल्काइन में ले लो, और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सारे कार्बन। देन देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1 2 3 4, एल्केन में sp3 sp3, एल्कीन में sp2 sp2, और कार्बन में sp sp। इट मींस ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। इधर जाओगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। ओवरलैपिंग कंसेप्ट बेटा, ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। ओवरलैपिंग पे प्रॉब्लम आता है तो ऐसे करना है, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। क्लियर? ओवरलैपिंग के बाद मैं पॉइंट ले रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन वाला, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो आप। क्लियर बेटा? आवाज आ रही है मेरी? क्लियर? सबको सुनाई दे रहा है? गिव रिस्पॉन्स एनी पर्सन। बेटा रिस्पॉन्स करो कोई। आ रही है चीज? क्लियर है आपकी? यस सर, आ रही है। ठीक है बेटा, बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहा करो तो मुझे पता लगता रहेगा। आप देखो ओवरलैपिंग के बाद एक प्रॉब्लम आता है नेक्स्ट टाइप का, हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो बड़ा सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सब सीखते ही हो आप, लेकिन उसके साइड बाय कुछ क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो देख रहे हैं। देखो इन जनरली हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको स्पेशली सेंट्रल एटम, मतलब डी ब्लॉक वाले नहीं ले रहा अभी मैं, सेंट्रल एटम एस या पी ब्लॉक है, एलिमेंट, तो आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया भी होगा, या जिनसे जिसने पढ़ा है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हो तो हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करते हो, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करते हो, बाई 2 करके एक नंबर निकालते हो। और ये नंबर जनरली 2 3 4 5 6 7 तक कुछ भी आ सकते हैं। 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, एटसेट्रा, ऐसे बनाते जाते हो। ये जो m है, m का मतलब मोनोवैलेंट एटम ही लेने होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन काउंट करने होते हैं, ऑक्सीजन काउंट नहीं करना होता, या और कोई काउंट नहीं करना होता, नाइट्रोजन फास्फोरस ऐसा कुछ काउंट नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन। C का मतलब पॉजिटिव चार्ज है और A का मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो इससे क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट आता है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, वेरी सिंपल, वो चीज क्लियर है। लेकिन मुझे उससे एक आगे की बात करनी है आपसे बस। जैसे NH3 है, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना वेरी सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3/2 8, आप कहोगे सर 4, और 4 का आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन बॉन्ड तो 3 ही है, 1 2 3 लोन पेयर। ये सिचुएशन है, देखो आपके पास। अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा और डाल दिया इसके ऊपर कि भाई इसमें आपने ये तो बोल दिया कि ये 4 ऑर्बिटल है, 3a और 3a, तो इस इन ऑर्बिटल में आपने sp3 बोल दिया, लेकिन एक्यूरेट बताओ s परसेंटेज किसमें कम है किसमें ज्यादा है, या सब में इक्वल है। इन जनरल सोचे हम sp3, तो s परसेंटेज आ गया 25% और p परसेंटेज आ रहा है 75। लेकिन जब भी लोन पेयर वगैरह आ जाते हैं या साइड एटम डिफरेंट होते हैं तो एक्यूरेसी इतनी नहीं रहती। ऐसे केसेस में जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है,
ज्यादा पास होने पर लोन पेयर में एस कैरेक्टर मोर होता है. लोन पेयर इज क्लोज टू न्यूक्लियस, सो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज हाई. तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और डिटेल में दे दे आपको तो आंसर ऐसे देंगे बेटा, एंड ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, इसमें बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो है, लेकिन s में 25 से ज्यादा परसेंटेज होगा, इसका परसेंटेज होगा ग्रेटर देन 25%, और p जो होगा वो आपका ये s ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर हो गया तो p जो होगा 75 से लेस हो जाएगा s. और इधर वाले बॉन्ड की बात करेंगे, जो बॉन्ड बने बॉन्ड वाले में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो बैलेंस रहना है. इसमें sp3 एक्यूरेट नहीं आएगा, sp3 25% नहीं आएगा, इसमें s लेस देन 25% होगा, लेस 25%. और ये जो p कैरेक्टर है, क्योंकि ज्यादा डायरेक्शनल नेचर है, p में का कैरेक्टर 75% से ज्यादा आ जाएगा. अगर ऑप्शन ऐसा है तो वेल एंड गुड, sp3 है, लेकिन उससे आगे ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए तो एक्यूरेट आंसर जो होंगे वो ऐसे लेंगे आप. जो आपका लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है उसमें s परसेंटेज जितना नॉर्मल कैलकुलेशन से आता है उससे ज्यादा हो. एक साइड में s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड वाले के अंदर p कैरेक्टर ज्यादा हो. टोटल 100% ही रहना है, लेकिन इस परसेंटेज में वेरिएशन आएगा. ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो आपने इस टाइप से प्रॉब्लम देना है. इसी कॉन्सेप्ट को वैसे तो हम क्या करते हैं, बेंट रूल से पढ़ते हैं इसको, पर नो नीड इन नीड काफी लेवल तक जाने की. आपको कुछ क्वेश्चंस का आइडिया देखना है सिर्फ कि ऐसी और कहां यूज कर सकते हैं ऐसी चीज आप. देखो इस टाइप के काफी पॉपुलर एग्जांपल हो, जैसे मैंने लिख दिया CHHCl, एक एग्जांपल लिख दिया CHHFF. मैंने कह दिया कि ये बॉन्ड लेंथ है सपोज x और ये बॉन्ड लेंथ है y, और ये एंगल है सपोज अल्फा, ये एंगल है सपोज बीटा. इसमें मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो CX ये है या CY ये है, इसमें कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, या बराबर बॉन्ड होंगे, ये चीजें कैसे देखते हैं. ऐसी प्रॉब्लम आ जाए बेटा आपके पास तो वेरी सिंपल ऐसा करना आप, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में s परसेंटेज कम रहता है, मतलब जो पड़ोसी होगा, जो नेबर होगा, उसमें s परसेंटेज ज्यादा होगा, वो अपने आप को खींच लेगा. या सिंपली मैं कहूं कि आपको इस H को देखना है तो इस कार्बन से देखो, इस कार्बन पे इधर H है, इधर फ्लोरीन, इधर इस कार्बन पे भी इधर H है, इधर क्लोरीन है, तो इससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है. सिंपल तरीका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऐसे खींचेगा, तो हाइड्रोजन ज्यादा क्लोज आ जाएगा इधर. इसमें S कम होगा, इसमें S हाई होगा, इसमें S कैरेक्टर लेस या S हाई. सपोज आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चक्कर में फंसो ही मत S वाले में. आप तो सीधा ये करो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो जो अपोजिट एटम है उसको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ज्यादा इधर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे इनके H वालों में. तो जब ये ज्यादा आ जाएगा तो इसके कंपैरिजन में क्या बोल सकता हूं, X ग्रेटर देन Y. मतलब इस वाले के अंदर जहां क्लोरीन है, फ्लोरीन वाले का CH बॉन्ड से CH क्लोरीन वाला जो है उसकी लेंथ ज्यादा हो, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड एंगल भी कह सकता है आपसे. तो बॉन्ड एंगल देखो, वैसे तो हम जनरल क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के एस्पेक्ट बता रहा हूं, आप कहोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एंगल तो बराबर नहीं रहेंगे सारे, बिकॉज एटम सेम नहीं है. 109 डिग्री 28 मिनट नहीं बोल सकते हम. तो इसलिए क्या होगा कि इधर सोचो आप, इसका मतलब ये बॉन्ड छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आगे पास में आगे, तो ये रिपल्सन ज्यादा होगा, मोर रिपल्सन. जिस CH का बॉन्ड छोटा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल ज्यादा आ जाएगा. तो एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल अल्फा से बीटा ज्यादा आ जाएगा, अल्फा से बीटा एंगल ज्यादा आ जाएगा. तो बॉन्ड एंगल
और बॉन्ड लेंथ जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपोजिट एटम जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कंसिडरिंग एटम उतना पास आता जाएगा सेंटर एटम। बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल दे दिया आपको, H2O2 एक दे दिया मैंने, Na मतलब सोडियम परऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड, आपको दो एग्जांपल दे दिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनकी बॉन्ड लेंथ बताओ। सपोज ये X है, ये Y है। जैसे मैंने बोला था केमिकल बॉन्डिंग ले रहे हैं तो sp ब्लॉक सारा मैं कंसीडर करूंगा। अब आपसे ये पूछ लिया दोनों में X और Y में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो कैसे सोचोगे? वही कंसेप्ट बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। इधर देखो, इधर है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इस बॉन्ड के थ्रू या पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखो पूरा सारा इनऑर्गेनिक में भी कॉन्सेप्चुअल चीजें चलती हैं। बॉन्डिंग तो ऐसा चैप्टर है जहां आप किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर से रिलेट कर सकते हो। अब देखो यहां पूरा पूरा नेगेटिव, तो यहां मोर रिपल्सन, यहां पर बहुत ज्यादा हाई रिपल्सन होगा, और इसके कंपैरिजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो लेस रिपल्सन। हमें तो बॉन्ड लेंथ ही तो निकालना है, तो जहां रिपल्सन कम होगा इसका मतलब एक्स से वाई बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ वाली कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, तो बॉन्ड लेंथ का प्रॉब्लम आपने ऐसे शेयर करना है, ऐसे सोल्व करना है उसको। बॉन्ड लेंथ वाली प्रॉब्लम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कॉन्सेप्ट लगा करके सोचना है आप, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और बेटा अभी मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो पॉइंट ये करने जा रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, बिकॉज वो डेटाबेस है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखते हैं किसी चीज का, हम जो है सोलिबिलिटी कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन बॉइलिंग पॉइंट भी कंसिडर कर लो चाहे साथ में, 4 पॉइंट जिसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ टेबल्स में दे रहा हूं आपको, इनको आप तैयार कर लेना, तो आपके एस ब्लॉक वाली भी सारी प्रॉब्लम निकल जाएंगी। इस बात को करने से पहले एक पॉइंट करते हैं, फेजेंस रूल। फेजेंस रूल कहता है अगर कोई आपके पास आयनिक बॉन्ड है तो उसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, डिस्टोर्ट कर देता है, तो इस चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन। या इस वर्ड से ज्यादा यूज होता है वर्ड आयोनिक पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं बेटा, आयोनिक पोटेंशियल, जिसको हम लिखते हैं फाई से, आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल एक्चुअल में पोलराइजिंग पावर है या पोलराइजेशन है। ये कैटायन का साइज और चार्ज का रेशियो है। चार्ज ऑफ कैटायन divided by size of cation. So what is the ionic potential? Not ionization, ionic. Ionic potential is the ratio of charge of cation size of cation. इसमें जितना चार्ज ज्यादा होगा कैटायन का वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मेन कॉन्सेप्ट ये है, जितना बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवलेंट कैरेक्टर हम ज्यादा लेंगे जितना पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कौन कौन ला सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? चार्ज ज्यादा होना चाहिए कैटायन का, साइज कैटायन का छोटा होना चाहिए। तो स्मॉल कैटायन और एनायन लार्ज, लार्ज एनायन, हाई चार्ज और कैटायन एंड एनायन। चाहे चार्ज पर कैटायन ज्यादा हो, चाहे एनायन पे चार्ज ज्यादा हो, हाई चार्ज कैटायन एंड एनायन। एंड 4
सूडो इनर्ट और नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। सूडो का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन और नॉन इनर्ट का मतलब होता है 18 से कम ज्यादा कुछ हो जाए, 8 नहीं होने चाहिए, 8 होता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो कहता है अगर ये कैरेक्टर आ गए किसी में तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आने लग जाएगा ज्यादा। मतलब कोवलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा, चार्ज ज्यादा होने चाहिए कैटायन एनायन पे, और आउटर मोस्ट शेल में कैटायन के 18 या 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके पास। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो। सपोज मैं आपसे पूछ लूं, ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं, SnCl2 SnCl4 कौन ज्यादा कोवलेंट है? जो ज्यादा बच्चों कोवलेंट होगा वही एसिडिक भी होगा। कौन ज्यादा कोवलेंट है या कौन ज्यादा एसिडिक है? एसिडिक कैरेक्टर देखना है वो भी इससे देखते हो, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑक्साइड वगैरह के, जिसका चार्ज चेक कर लेना। इस ज्यादा होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा। देखो SnCl2 एनायन दोनों में सेम, कैटायन Sn सेम, बट ये Sn+2 चार्ज, ये Sn+4 चार्ज। तो कैटायन स्मॉल कैटायन या हाई चार्ज, कैटायन+4 वाला स्मॉल भी होगा और चार्ज भी ज्यादा होगा, इसका मतलब ये ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा। अगर मोर कोवलेंट है तो मोर एसिडिक भी होगा, मोर कोवलेंट मोर एसिडिक। तो फेजेंस रूल काफी जगह काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इफ फॉलोइंग एग्जांपल इज गिवन टू यू, वी हैव कैल्शियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, lead chloride, and we want to decide the covalent character in these three species। तो कैसे चेक करोगे? देखो बेटा, एनाइन तो सेम है, छोड़ दो, कॉमन है सब में। ये है कैल्शियम, कैल्शियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 20 होता है, तो देखो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सर वीडियो
हेलो हेलो मधु मैम। हेलो